नवीन स्टडी क्लासेस जिसका आपका टॉपिक है इतिहास का दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसका चौथा राजवंश सैयद वंश जो 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है ना। 1414 ईस्वी में दौलत खान लोधी जो वजीर था को पराजित कर खिज्र खान ने दिल्ली में एक नए वंश की नींव डाली जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है ना। सैयद वंश के शासक अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस वंश के शासक अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। तो आंसर में लिखना है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। इस वंश में 4 शासक हुए जिन्होंने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। फर्स्ट खिज्र खां जो इसका संस्थापक था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी। खिज्र खां को रैयत आला की उपाधि से विभूषित किया गया था, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि रैयत आला किस शासक ने उपाधि प्राप्त की थी। तो उसका आंसर होगा खिज्र खां। खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक खां जिसने शाह की उपाधि और सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसलिए उसका नाम मुबारक खां से मुबारक शाह हो गया, जो 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, तो उसका जो भाई था फरीद खां का पुत्र मोहम्मद शाह जो 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन करता है। और लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह जो खिज्र वंश का अंतिम शासक था 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन करता है। और उसी समय उसका एक वजीर होता है हमीद खां। तो अलाउद्दीन आलम शाह अपने शासन के अंतिम दिनों में बदायूं चला जाता है, तब उसका वजीर हमीद खां वहां की गद्दी संभालता है, जिसको बहलोलुद्दीन हमीद खां को पराजित कर दिल्ली में एक नए राजवंश लोधी वंश की स्थापना करता है ना। तो आइए डिटेल से देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां जिसको रैयत आला भी कहते हैं, 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन करता है। खिज्र खां शासक बनने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, बल्कि वो रैयत आला की उपाधि धारण करता है, जिसका अर्थ होता है तैमूर का मातहत, है ना। क्योंकि तैमूर लंग का अभी भी ये प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहा था। वह नियमित रूप से तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख मिर्जा को कर भेजता है। खिज्र खां ने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम रहने दिया, लेकिन नए सिक्कों पर उसने तैमूर लंग और उसका पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया, है ना। खिज्र खां के समय जौनपुर, मालवा और गुजरात दिल्ली सल्तनत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन चुका था। आपने पहले भी देखा होगा कि जब एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी संभालता है तो दक्षिण भारत के राज विजयनगर और बहमनी साम्राज्य उससे स्वतंत्र रहते हैं। और अब जैसे से आगे की कार्रवाई हो रही है तो धीरे धीरे दिल्ली के आसपास के भी जो स्वतंत्र राज थे वो दिल्ली सल्तनत से अपने आप को स्वतंत्र कर अपना शासन स्थापित करना शुरू कर देते हैं। खिज्र खां इटावा के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है, जिससे पश्चात वह बीमार होता है और मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। इसमें खिज्र खां की मृत्यु आती है। खिज्र खां की मृत्यु पर उसमें का इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि उसके शासन में जनता प्रसन्न और संतुष्ट थी। इस कारण युवा और वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने उसकी मृत्यु पर काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस सुल्तान के मृत्यु पर उसमें के सभी लोग काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट करते हैं। तो आंसर होगा खिज्र खां। खिज्र खां की मृत्यु के उपरांत
उसका पुत्र मुबारक खां 1421 में दिल्ली की गद्दी संभालता है। फिर जाकर यह पुत्र योग शासक था, अपने पिता के कार्यकाल में यह योग सेनापति सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह सुल्तान बनते ही मुबारक खां की जगह मुबारक शाह की उपाधि और सुल्तान की उपाधि ग्रहण करता है, अतः उसका नाम मुबारक खां से मुबारक शाह हो जाता है। मुबारक शाह ने अनेकों विद्रोहों का दमन किया, उसने खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए, जिसमें मुइज़-उद-दीन नामक मुबारक शाह खुदवाया था, है ना। मुबारक शाह तैमूरलंग एंड तैमूर वंशजों के शासकों का नाम सिक्के से हटवा देता है। खिजर खां जहां तुगलक सल्तानों के सिक्के पर नाम रहने देता है, साथ ही जो नए सिक्के बनवाता है उस पर तैमूरलंग और उसका पुत्र का नाम अंकित करवाता है। इसके विपरीत जब मुबारक शाह गद्दी संभालता है तो तुगलक सुल्तानों के नाम तो हटाता ही है, तैमूरलंग और उसके पुत्र का भी नाम हटवाता है और अपने नाम से सिक्के जारी करवाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि मुबारक शाह ने अपने नाम से सिक्के जारी करवाए थे, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। इसने जमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद अपने नाम के, है ना, अपने नाम से इसने एक नगर की स्थापना करवाई जिसका नाम था मुबारकाबाद। इसने तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। सैयद वंश की जानकारी तारिक ए मुबारक शाही से मिलता है, तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलता है। तो तारिक ए मुबारक शाही और इसके लेखक कौन थे, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फरवरी 1434 में मुबारक शाह का वजीर सरवर उर मुल्क अर्थात मल्लिक स्वरूप नामक हिंदू ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली में एक नए शासक मुहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। मुबारक शाह का अपना कोई पुत्र नहीं होता है, तो इसका जो भाई होता है फरीद खां, उसी का पुत्र मुहम्मद शाह को सरवर उर मल्लिक और अन्य अमीर ने मिलकर दिल्ली की गद्दी पर इसको स्थापित कर देते हैं। 1434 ईस्वी से मुहम्मद शाह की शासन शुरू हो जाता है। मुहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठता है तो सरवर उर मल्लिक, जिसने इसके चाचा मुबारक शाह की हत्या की थी, उसको दंड न देकर दोबारा वजीर के पद पर ड्यूटी देता है। मुहम्मद शाह एक नाम मात्र का सुल्तान होता है, वास्तव में सत्ता का वास्तविक संचालन उसका वजीर सरवर उर मल्लिक ही चलाता है, जिस कारण जनता में अराजकता फैल जाती है। सुल्तान ने सरवर उर मुल्क की बढ़ती महत्वाकांक्षा को देखते हुए अपने अन्य अमीरों की सहायता से उसकी हत्या करवाता है। इसी समय तिलपत, जो कि दिल्ली के पास में था, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण करता है, जिससे मोहम्मद शाह की स्थिति दयनीय होती है। तब सरहिंद पंजाब के अफगान राज्यपाल बहलोल लोदी ने सैन्य सहायता कर मोहम्मद शाह को मदद करता है और दिल्ली को बचा लेता है। इस कारण मोहम्मद शाह खुश होकर बहलोल लोदी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित करता है और पुत्र कहकर पुकारता है, और साथ ही खान ए खाना की उपाधि से विभूषित करता है। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर विराजमान होता है, जो 1445 ईस्वी से शासन संभालता है। गद्दी पर बैठते ही आलम शाह की उपाधि धारण करता है और दिल्ली गद्दी संभालता है। अलाउद्दीन आलम शाह एक अयोग्य शासक होता है,
ये लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है। इसके समय में इसका एक वजीर होता है जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमीद खां, है ना। तो हमीद खां दिनों दिन अपनी शक्ति को बढ़ाते रहता है। हमीद खां की बढ़ती शक्ति को देखकर अलाउद्दीन आलम शाह घबरा जाता है और ये दिल्ली से बदायूं चला जाता है और वहीं जाकर परमानेंट बस जाता है और शासन करता है। बताते हैं कि 1476 में उसकी मृत्यु आती है। ये प्रकार से दिल्ली में हमीद खां इसके नाम से शासन करता रहता है। उस समय स्थितियां खराब होती है, सारे अमीर अपने में गुटबाजी करना शुरू करते हैं। तब ऐसे समय में सरहिंद पंजाब का जो सूबेदार था या राज्यपाल कह सकते हैं, बहलोल लोदी, वो दिल्ली पे आक्रमण करता है लेकिन असफल रहता है। तब हमीद खां जो वजीर प्रधानमंत्री था दिल्ली का, वो स्वयं ही उसको आमंत्रित करता है। उसको लगता है कि बहलोल लोदी हमारा समर्थक रहेगा, लेकिन कुछ साल के बाद बहलोल लोदी अपनी शक्ति बढ़ाकर हमीद खां वजीर की हत्या करता है और 1451 ईस्वी में दिल्ली में एक नए राजवंश, पांचवा, है ना, जो अंतिम वंश भी था दिल्ली सल्तनत का, लोदी वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार दिल्ली में एक नए वंश बहलोली द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे के वीडियो में मिलते हैं जिसमें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम और पांचवा राजवंश बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे।